फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से है। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के शाहपुर इंटर स्तरीय स्कूल में स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार ने बताया कि पिछली बार जब जिलाधिकारी यहां आए थे, ग्रामीणों के द्वारा स्टेडियम की मांग की गई थी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार किया गया था और मैंने देखा था कि यहाँ फुटबॉल स्टेडियम विभाग में भेजा और साथ ही विभाग से स्वीकृत होकर फुटबॉल स्टेडियम बनाकर खिलाड़ियों को सुपुर्द किया था और साथ ही सुपुर्द किया जाए। निर्माण के समय में कुछ ग्रामीणों के विशेष आग्रह पर हम लोग यहां आए और ग्रामीणों का बहुत सारे लोगों का कथन था कि स्टेडियम और बेहतर ढंग से बनाया जाए और साथ ही सरकार सारी जो योजनाएं हैं, लगभग 2 करोड़ की लागत से यह स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके लिए खिलाड़ियों की तरह तरह की नई भी बना है और साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मेडल व नौकरी और पाव योजना ऑनलाइन आवेदन के बाद नौकरी मिल रही है। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर किसान पर जानलेवा हमला हुआ है। अपराधियों ने रॉड से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना और साथ ही पुलिस जिला नवगछिया के परवत्ता थाना अंतर्गत गौरेया गांव स्थित तुलसीपुर रोड किनारे बहियार में हुई इस घटना में किसान रंजीत यादव और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोप है कि हमलावरों ने उसके सिर और मुंह पर कई बार लाठी से वार कर दिया है। परिजनों द्वारा पहले उन्हें इलाज के लिए मायागंज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए फिर से पटना रेफर कर दिया है और साथ ही घायल स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार घायल रंजीत यादव और उनके बहनोई अखिलेश यादव उक्त जमीन पर मकान का निर्माण करा रहे थे। इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले 2 वर्षों से विवाद चल रहा था और इस दौरान पूर्व में भी कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। दूसरे पक्ष ने का कहना है कि आने जाने के लिए 4 फीट का रास्ता दिया जाए और जबकि घायल पक्ष का कहना है कि यहां उनकी पैतृक संपत्ति है और वे इसमें रास्ता नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें, सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने निर्देश दिया है कि एसआईटी टीम का गठन किया गया है और साथ ही टीम छापेमारी कर रही है। वहीं सूचना के बाद नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं और मौके से लाठी और रॉड भी बरामद किया है। जमीनी सुविधा और साथ ही आपको बता दें, जमीन विवाद को लेकर मारपीट और घटना हुई है। सुरेश यादव समेत 8 लोगों पर आरोप लगाया गया है। घायल को मायागंज अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। हाँ, क्या हुआ था? हम दोनों साला बना है, दोनों दिन भर काम किए, खिला डाल के दोनों गए भैंस के पास। हाँ। वो खिला रहे थे, हम घूर ताप रहे थे। हाँ। 8:30 बजा था, हम बोले जाते हैं खाने के लिए। बोला ठीक है, हम भैंस दुके जाते हैं। तो हम इतने देर में थोड़ा सा आगे बढ़े तो चिचे आया, फिर दौड़े। वो लोग 9-10 आदमी था, किसी के पास जो मारने वाला था। हाँ। तो वो भैंस का घट्टा पिला रहा था। पहले लाठी से मारा, गिरा। उसके बाद दबिया हो गया, कट्टा था, तो ये सब से मिला के सबको मारा। हम लोग चिचियाए, हल्ला किए, तो थोड़ा उनके भाई सब बगल में रहते थे, सब आए। तो हम उसमें 5 से 6 लोग को चिने, जो हम 10 दिन से वहीं रह रहे हैं। तो उनमें 5-6 लोग का सुरेश यादव नाम है, उनके बेटा 2 अमित यादव, सचिन यादव। उसके बाद वो था विनीत यादव, घोल्टी यादव और दिलीप यादव। इतना लोग को हम चिन्हे, बाकी अन्य 4-5 लोग को नहीं चिन्ह सके। गोली भी चला है? गोली भी चलाया है, गोली मिला भी है, गोली फेंक के बाद टॉस भी बुलाया है। लगा भी है गोली? गोली तो पता नहीं, डॉक्टर साहब तो नहीं बता रहे हैं। कैसे हुआ ये घटना दीदी? घटना माल जाल करिए घर बस दुएलेवन आप एक बस अचानक डगाबा लगले बाबू जनों ने पढ़ लिए। सुरेश यादव, अमित यादव, सचिन कुमार, विनीत यादव, दिलीप यादव, गोलीड यादव। कितने लोग थे कुल मिलाकर? कितने लोग थे? 8 आदमी और मुकेश रजक 2 भी। हाँ, सब एक ही गांव के? हाँ, सब एक जगतपुर। एक जगतपुर का? हाँ। आप पत्नी है? हाँ, हम रंजीत यादव को पत्नी। क्या नाम है पत्नी का? रंजीत यादव। बाल बच्चे? बाल बच्चा बाबू का नहीं, 4 बच्चा। मायागंज कब लेके आए थे? राती 10 बजे लेके। कब गए? मृत्यु कब हुई इनकी? 12 बजे। 12 बजे रात में मृत्यु? हाँ, 12 बजे। क्या नाम है दीदी आपका? सोनी देवी। घर कहाँ है? घर कहाँ हुआ? गरैया। गरैया। थाना?
साहू पर्वत। परवत्ता, साहू परवत्ता। परवत्ता थाना क्षेत्र के ग्राम गरैया में रंजीत यादव और इनके गोतिया हैं सुरेश यादव, उनके बीच दीवार उठाने को लेकर विवाद में मारपीट हुआ है और लाठी से और रड से रंजीत यादव को इनके गोतिया के द्वारा मारा गया है और ये घायल अवस्था में इनको रेफर भागलपुर हॉस्पिटल किया गया और यहाँ इलाज है। पहले भी कहा जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद होते रहा है, 10 बार से ज़्यादा विवाद। आपको जानकारी में है, हम लोग पता करते हैं। भागलपुर में पिछले दिनों स्नातक सेमेस्टर 4 की हिंदी विषय की परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने को लेकर उठे विवाद पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित में फैसला लिया है और साथ ही टीएनबी कॉलेज और बीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र को लेकर परीक्षार्थियों द्वारा किए गए बहिष्कार के बाद प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया और साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट, छात्रों के आरोप और साथ ही संबंधित परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्षों के मंतव्यों का अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि इस पूरे प्रकरण में छात्रों को कोई गलती उनकी नहीं है। प्रश्न पत्र सिलेबस से बाहर होने के कारण छात्रों का आक्रोश और परीक्षा बहिष्कार जायज पाया गया है। और साथ ही आपको बता दें, टीएमबीयू के पीआरओ दीपक दिनकर ने बताया कि जिन प्रश्नों ने उस दिन परीक्षा का बहिष्कार जिन छात्रों ने किया था वे भी यदि चाहते तो पुनः परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए छात्रों के इससे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो कि छात्रों के लिए बड़ी राहत और अंक निर्धारण को लेकर भी विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। टीएमबीयू प्रशासन ने बताया कि बेस्ट ऑफ 2 के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा, यानी छात्र जिस परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही अंक अंतिम रूप में मान्य किए जाएंगे। इससे किसी भी छात्र का शैक्षणिक नुकसान नहीं होगा। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर में क्रिकेट लीग बीसीएल सीजन 4 का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, समाज सेवी सह बीसीएल और अध्यक्ष विजय कुमार यादव, बिहार टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा, बीसीएल डॉक्टर अभिषेक शानू, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण एवं बबीता यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथियों का अंग वस्त्र व बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा सभी टीम ऑनर्स डॉक्टर संजय कुमार, अमित कुमार सिंह, सुजीत कुमार केसरी, राहुल सिंह, आकृति वर्मा और आलोक कुमार और ओम दिवाकर एवं मोनिका देवी को बुके प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया है। और इस सभी की गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की भव्यता और सफलता में 4 चांद लग गए। विभिन्न टीमों के कप्तान सचिन कुमार और बासुकी नाथ मिश्रा, शेखर आनंद, अमित कुमार, सूर्यवंश, सचिन भारद्वाज, वीरू सिंह सहित बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी और प्रेमी उपस्थित रहे। बीसीएल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला खेल पदाधिकारी, फ्रंट रो में बैठे हुए समस्त डिग्नेटरीज, समस्त प्लेयर्स जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और इस सैंडविच के इस कंपाउंड में बैठे हुए समस्त खेल प्रेमी तथा इस खेल को आयोजन करने में सहयोग करने वाले सभी पदाधिकारीगण और सभी सहायकगण एवं सभी टीम के जो प्रोसीजर हैं, जो क्रेता हैं, जिन्होंने इस टीम को फॉर्म किया है और फॉर्मुलेट करके इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन कराया है, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सबसे पहले आप सभी को इस नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और ईश्वर से कामना है कि भागलपुर के लिए और भागलपुर के समस्त वासियों के लिए ये नया वर्ष सुख समृद्धि लाए, बहुत सारी चीज़ों में इजाफा हो, विकास के बहुत सारे काम हो और अमन और शांति कायम रहे।
भागलपुर तातापुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ले में 20 वर्षीय युवक ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना को लेकर मृतक 20 वर्षीय प्रिंस कुमार ने कि बड़े भाई सोनू ने बताया कि घर के सभी लोग बुआ के श्राद्ध में गए हुए थे और यह घर में अकेला था। सोनू अपने छोटे भाई को खोजते हुए जब घर पहुंचा तो देखा प्रिंस गमछे के सहारे पंखे से झूल रहा है। आनन फानन में सोनू के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई और परिजन मौके पर पहुंचे और प्रिंस को पंखे से निकालकर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाए गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर जिले के कजरेली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरा चौकी गांव में महज 150 के बकाया को लेकर दबंगों द्वारा एक ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया और सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा। घायलों की पहचान शिव नारायण पासवान, उनके पुत्र सूरज कुमार पासवान तथा बिहारी लाल कुमार के रूप में की गई है। सभी घायल गोरा चक्की गाँव थाना कजरौली जिला भागलपुर के निवासी है। जानकारी के अनुसार गाँव में ही शिव नारायण पासवान की चाय सिगरेट की दुकान है। इसी गाँव के एक ही परिवार के करीब 10 से 15 लोग एक साथ दुकान पर पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर शिव नारायण पासवान व उनके परिवार के बच्चों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस हमले का कारण 150 रुपए का बकाया भुगतान बताया जा रहा है। इसी विवाद को लेकर 3 महीने पहले भी कजरौली थाना क्षेत्र में मामला दर्ज पाया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने दोबारा इस वारदात को अंजाम दिया है। वो देखिए डेट का उसके बाद मेरा बचवा था दुकान पे बैठा हुआ, सिगरेट का दुकान मजा है, स्प्राइट पुड़िया तेरिया सब था। पहले का 150 रुपया खा करके बाकी था उसके नाम। क्या नाम था रे? रंचन यादव कुछ बोला, रमन यादव। ये मेरा लड़का बोला पहले 150 उधार जो आप दे दीजिए, उसके बाद हम देंगे। बोला कि नहीं तुमको देना होगा, ये नहीं दिया। लास्ट में जो धोखे से जो है ये भी कट गया था, ये भी कट गया था। थाना गए, केस भी लिया बड़ा, और थाना केस करने के बाद कोई सुनवाई। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंजिया बाईपास स्थित भतोरिया चौक पर बन रहे अंडरपास के निर्माण कार्य को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब भतोरिया गांव के ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया, ग्रामीण अंडरपास निर्माण को लेकर अपनी विभिन्न समस्याओं और आशंकाओं को लेकर नाराज थे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम बंद करा दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और निर्माण कार्य रुकने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। मौके पर भागलपुर के एसडीएम विकास कुमार, डीएसपी और साथ ही राकेश कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली के साथ ब्रज टीम पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत शुरू की। ग्रामीणों का कहना कि अंडरपास निर्माण के कारण उन्हें आवागमन में समस्या और सुरक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि अंडरपास का निर्माण जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। रोड 13 फीट डीएम की तरफ से आदेश था, 13 फीट से ऊंचाई, और अभी कर रहा है 10 साढ़े 10 फीट। तो हम लोग बंद करवा देते हैं। कहाँ पे काम हो रहा है, कौन रास्ता का मांग था? भतोरिया बाईपास लदा लग रहा, कम से कम 100 बस्ती से बेसी है इस रोड चालू। आज काम बंद करवाए थे? नहीं, पहले बंद करवाए थे। आज वो लोग सिपाही लेकर आकर के प्रशासन को और कम करवा रहा है। हाँ। और तो चटो बोला तो उसको लपड़ थप्पड़ भी लगा दिया। कौन मारा? प्रशासन ने। अब क्या मांग की आप लोग? अभी आप लोग क्या बोले? हम लोग तो अभी बोले डीएम साहब, हम उसको बोले, एक पुलिस बोला कि नहीं बुढ़वा बड़ू फर करता है, जाओ इसको लेकर। कल के क्या बोलते थे? कल हम बोले थे सर कि डीएम का जो लिखित है हमको लिखित भरी कागज भरी हमको चाहिए, पुल और को हमको हल्ला गुल्ला करने से कोई जरूरत नहीं। मान हो गया पूरा? बोला कि होगा, अभी तुम लोग जाओ, नहीं तो इटा पतल कर रहे तो बिल्कुल तो अंदर कर देंगे। किसी को पकड़ा भी है पुलिस? ले गया है मुखिया को और चीजों को ले गया है यादव को। क्या नाम हुआ आपका? नबी हसन। घर? तोड़िया। क्या किया गया? ग्रामीण भी जीते थे। नहीं, ये नेक्स्ट का काम है, वो अपना प्री अप्रूव प्लान के तहत
लेवल होता है उसी हिसाब से कवरेज होता है। सडनली अगर कोई कहेंगे तो इतना इतनी चौड़ाई से ज़्यादा इतना इसमें हमको बाईपास चाहिए और जो रीजनेबल डिमांड नहीं है उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर काम को रोका गया था, तो इसको हम लोग आज क्लियर करा दिए और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिए कि किसी भी हालत में NH के निर्माण को आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कानून के अंतर्गत अभी जो नया BNS है उसमें सेक्शन 221, सेक्शन 195 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस तरह के कार्य में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई करेंगे। आज भी हम लोग इन लोग को थाना ले गए थे और चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी तरह का रुकावट होगा तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको देखना होगा। तो हम लोग इसको लगातार देखते रहेंगे। यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फोर्स और सबकी डिप्लॉयमेंट की गई है उनके अनुश्रवण में, और इंजीनियरिंग की जो टीम है उनको भी कहा गया है कि अपने रिसोर्सेज को डबल करें और जल्दी से जल्दी इस काम को खींचें। बाकी इसको हम लोग करा लेंगे, जल्दी इसको पूरा कंप्लीट करा के। और फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा NH का निर्माण हो रहा है। एक जनरेशन NH का सपना देखता है तो फिर थर्ड जनरेशन को उसको देखने को मिलता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो ये तो सबको सहयोग करना चाहिए। ये तो अजीब बात है कि NH का काम रोका हुआ था इतने दिन से। खैर, इसको हम लोग क्लियर करा रहे हैं और अच्छे से करा रहे हैं। सर, किसी को हिरासत में लिया गया क्या? वो अभी प्रक्रिया में हम लोग आवश्यकता होगी तो ज़रूर लेंगे और ऑन इन पेपर हम लोग इनिशिएट किए हैं कार्रवाई इसमें, और अगर वो ठीक से बातों को समझ गए तो ठीक है। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गणेशी बाग कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में घुसकर 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर और किचन में रखे बर्तन समेत करीब 60,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली है। और पीड़ित गृह स्वामी विकास कुमार ने बताया कि नए साल के अवसर पर वे अपने पुराने घर नाथनगर थाना क्षेत्र के कुंडी टोला गाँव गए हुए थे। इसी दौरान रात में उनका घर पूरी तरह खाली था। चोरों ने मौका पाकर बगल की 4 दीवारी पर चढ़कर कटिया तार काटा और साथ ही मुख्य गेट पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। घर के बाहर रखी 2 बैटरी और 1 इन्वर्टर चोर अपने साथ लेकर चले गए हैं। इसके बाद चोरों ने किचन का ताला भी तोड़ा है और वहां रखे बर्तन चुरा लिए हैं। जब विकास कुमार आज सुबह अपने गणेशी बाग स्थित घर पर पहुंचे तो उन्होंने मुख्य गेट और साथ ही किचन का ताला टूटा हुआ पाया है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को दी गई है। पुलिस को दिए जाने की बात भी कही जा रही है। हुआ है आपके यहाँ? सुबह जो है 9 बजे हम आए यहाँ घर पे, देखते हैं पूरा ताला वाला टूटा हुआ है। मेरा इन्वर्टर 1 इन्वर्टर था, 2 बैटरा था, किचन रूम का भी सामान सब जो है चोर लेकर के भाग गया। कितना का लगभग चोरी हुआ है? कितने पैसे का? लगता है कि 60-70 हजार का चोरी हुआ है सामान। कहाँ गए थे? हम लोग गए थे, यहाँ नया मकान बनाए हैं, यहाँ सब जो है सामान वामान था। रात में गए थे, मेहमान आए थे, पुराने वाले मकान है मेरा कुंडी टोला में, तो वही घर पे रुक गए थे। जब आज आए सुबह में देखे तो घर का ताला टूटा हुआ और सब सामान वामान सब चोरी। कितने बजे आए थे और कैसे पता चला था? जब 9 बजे आए, जब मेन गेट का ताला खोले तो मेन गेट का ताला नहीं टूटा था, अंदर से दीवार फांद करके अंदर का मेन गेट का ताला जो है बड़ा वाला ताला वो तोड़ा है। और उसके बाद दोनों किचन का ताला तोड़ा है और बाहर में बैटरा और इन्वर्टर रखा था वो सब ले लिया है। और किचन का भी सामान सब जो है। क्या सब था किचन में? किचन में बर्तन बासन था, मिक्सचर मशीन सब था, वो सब लिया। क्या लगता है आपको कब हुआ होगा ये घटना? ये रात का घटना है, कल तो हम लोग आए ही थे। क्या लगता है ये कौन कर सकता है? ये हम लोग को पता नहीं है कौन किया है, लेकिन हो सकता है कोई ज्ञात बदमाश या चोर किया है। थाने में आवेदन दे दिए? थाना में आवेदन दिए हैं। पुलिस आई? पुलिस आएगी बोली है, आश्वासन दिए हैं। पुलिस आश्वासन दिए कि तहकीकात करेंगे। आवेदन दे दिए? आवेदन दे दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। पिताजी का? पिताजी का नाम गणेश कुमार जयपुर। घर मेरा यही, मेरा अपना घर है गणेशी बाग में और मेरा पुराना वाला घर कुंडी टोला में।
सेवा कुटीर संस्थान अकबर नगर गौरीपुर में चल रहा है। वहां पहुंचे जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार और नाथनगर प्रखंड के उप प्रमुख सविता राय ने बताया कि सर ने आपको बता दें वेट मिनट लगाने की बात कही है और ठंड का समय है और काफी ठंडी बढ़ी है और हम लोग अपनी तरफ से लकड़ी की व्यवस्था कर देते हैं। सेवा कुटीर संस्थान के प्रभारी ने बताया कि जो लोग रोड पर भीख मांगने का काम करते हैं उसे हम लोग उनसे बात करके अपनी सेवा कुटीर संस्थान अकबर नगर लाने का काम करते हैं और जब अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं उनके परिवार का पता करके परिवार से वापस मिलाने का काम भी करते हैं। मंत्री का एक प्रोजेक्ट है, बिहार सरकार के द्वारा संचालित प्रोजेक्ट है। यहाँ पर वैसे लोग जो भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे किसी मंदिर में, कहीं मस्जिद में या मज़ार पे या सड़क किनारे, तो वैसे लोगों को हम लोग वहाँ पर से जाकर लाते हैं, उनसे बातचीत करके उनको जिसको आवश्यकता के अनुसार उनको रहना, खाना, कपड़ा, चिकित्सा वगैरह सब दिया जाता है। यहाँ आने के बाद उनसे परामर्श करते हैं, हम लोग लगातार बातचीत करते हैं। यदि किसी प्रकार की उनकी जानकारी, उनके परिवार की जानकारी मिलती है तो प्रायः कोशिश करते हैं हम लोग को परिवार के साथ पुनर्वास करने का भी प्रयास करते हैं हम लोग। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद असलम, गृह अधीक्षक सेवा कुटीर भागलपुर। सेवा कुटीर संस्थान में क्या सेवा दे रहे हैं मैडम? देखिए बहुत ठंड है, इसीलिए हम अलाव का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं। ठंड बहुत कड़ाके का है, अलाव दे देते हैं जला के अपना ठंडा में सब शांतिपूर्वक अपना समय काटेंगे। और हम तो आए थे यहीं पर जिला खेल पदाधिकारी को लेकर साथ में घुमाने के लिए, वो भी आए हुए हैं। बैडमिंटन का आश्वासन दे के गए हैं कि हम अपने तरफ से अपना परिचय दीजिए। सविता राय, उप प्रमुख। शेखपुरा पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम HDFC बैंक शाखा बरबीघा के शाखा प्रबंधन के आवेदन के आलोक में की गई जांच क्रम में HDFC बैंक के विरुद्ध NCRP पोर्टल और साथ ही ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित कई शिकायतें दर्ज पाई गई हैं। NCRP पोर्टल एवं समन्वय पोर्टल पर की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त खाते से लेयर 1 स्तर पर लगभग 10 लाख रुपए की विवादित राशि जुड़ी हुई है तथा पिछले 6 महीनों में लगभग 44.47 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया है। खाते के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों में कुल 28 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं, जिनमें बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना राज्य शामिल हैं। पूछताछ के दौरान खाता धारक संतोष कुमार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि यह एक निजी कंपनी के निर्देश पर अपने खाते में आने वाली राशि को अन्य खाते में स्थानांतरित करता है तथा जिसके बदले उसे कमीशन प्राप्त होता था। आगे की जांच में यह भी उजागर हुआ है कि आरोपी के नाम से अन्य 6 अलग अलग बैंकों के खाते भी संचालित है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मालदा गांव निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई। संतोष कुमार के पास एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। दिया जा रहा है 2 नंबर से उसको QR कोड, खाता ये सारा प्रोवाइड कराया जाता है और उस पे ये पब्लिक का पैसा जो है लेके उस पे वो भेजता है। उसके द्वारा जो भी बताया जाता है खाता उस पे भेजता है। ये इस तरीके से ये साइबर फ्रॉड कर रहा है। जो गिरफ्तारी हुई है वो कहाँ पे है, कौन है? गिरफ्तारी जो हुई है उसका नाम संतोष कुमार है, पिता उनका राजू महतो और गांव है मालदा, बरबीघा थाना, शेखपुरा जिला। इनके पास से कुछ बरामदगी हुई है? हाँ, बरामदगी हुई है। मोबाइल फ़ोन हुआ है, मोबाइल फ़ोन का ही चैट हम लोगों ने देखा है तो उसी में ये सारा एविडेंस प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर इसकी पुष्टि होती है कि उसके द्वारा जो है साइबर फ्रॉड का पैसा जो है उसके खाते में, उसके पास 7 खाता है, 7 अलग अलग बैंकों का खाता है, जिसमें कि साइबर फ्रॉड का पैसा वो मंगवाता है और उसके बाद मतलब जो भी QR कोड खाता उसको दिया जाता है उस पर वो भेजता है। और 7 खाता के ऊपर साइबर पुलिस पोर्टल के द्वारा जो कंप्लेन होता है वो किसी बैंक में 52 कंप्लेन है, किसी बैंक खाता पे उसके अक्यूज के 28 कंप्लेन है, किसी में 9 कंप्लेन है, किसी में 22 कंप्लेन है। ऐसे करते करते उसके पास कई सारे कंप्लेन है उसके 7 खाता में। जिस कंपनी के नाम पर वो ठगी करता था, क्या उस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई कंपनी होगी? एक्चुअली उसके मोबाइल में बस सेव एटेल RS कंपनी फाइनेंशियल करके, ठीक है, एक नंबर ही आ रहा है। व्हाट्सएप चैट जब हम लोगों ने देखा तो उसमें एक नंबर ही है, मोबाइल नंबर है।
तो अब वो जांच का विषय, आगे अनुसंधान का विषय है कि वो नंबर उस कंपनी से जुड़ा हुआ है या वो कैसे उस नाम से उसको सेव किया हुआ है। हम लोग जांच जो करेंगे, अनुसंधान जो करेंगे, वो जो नंबर वहाँ पे आ रहा है, मोबाइल नंबर, उसके आधार पर आगे पता करेंगे कि वो नंबर किस चीज़, किस संस्था या किसी इंसान, किसी व्यक्ति विशेष किससे जुड़ा हुआ है। कितना अब तक लग रहा है ठगी किया जा चुका है? इसके अकाउंट में 44 लाख, जो HDFC का एक खाता का हम लोगों ने अभी तक देखा है, 44 लाख रुपए आया है, गया है, इस तरीके से हो रहा है। इस तरीके का इसके पास 7 खाता है। आगे अनुसंधान में सब कुछ क्लियर होगा। तो क्या 44 लाख मतलब क्या खाता में दर्शाया है? हाँ, इसके खाता में पैसा आया है साइबर फ्रॉड का। उसके बाद ये बोल तो रही हूँ मैं कि उसमें जो QR कोड जो दे रहा है उस पर ट्रांसफर कर, उसके मतलब जो भी QR कोड उसको उपलब्ध कराया जा रहा है या खाता जो भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उस पर वो फिर भेज दे रहा है वो पैसा। अच्छा। साइबर फ्रॉड का पैसा। खबर ऋषिकेश से है, जहां वन भूमि पर बसे 12 वार्ड के लोगों के समर्थन में नगर निगम खुलकर आ गया है और साथ ही नगर निगम ने इस भूमि को डिफॉरेस्ट करने की मांग की है। प्रस्ताव पास करा दिया गया है और साथ ही जल्द ही इस प्रस्ताव पर एक कमेटी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए भी पार्टी बनने के लिए भी तैयार है और 4 जनवरी को देर शाम तक चली, आपको बता दें कि 4 जनवरी को देर शाम तक चली बैठक में टीम में सुप्रीम कोर्ट जाएगी और साथ ही मेयर शंभू पासवान की अध्यक्षता में कई पार्षदों की टीम सुप्रीम कोर्ट जाएगी और तेज तर्रार अधिवक्ताओं से मामले में कानूनी जानकारी हासिल करेगी। ये जानकारी नगर आयुक्त ने बोर्ड बैठक खत्म होने के बाद दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में वन भूमि पर काबिज लोगों को समस्याओं को लेकर गहन चर्चा हुई है। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम का दावा है कि इन क्षेत्रों में हाउस टैक्स लागू करने की प्रक्रिया को भी नियमानुसार जल्दी शुरू करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक लगाई है, उसकी वजह से बाधित हो रही जन सुविधा को चालू करने पर भी बैठक में विचार विमर्श हुआ है। वन भूमि अधिग्रहण मामले में नगर निगम ने एक बोर्ड बैठक की थी, क्या कुछ निर्णय ले लिया है? आगे नगर निगम क्या करने वाला है? मेयर साहब के निर्देशन पर आज एक बोर्ड बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया था और स्पेशली जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे नगर निगम के 12 वार्ड जो वन क्षेत्र के हैं, उसमें जो कार्रवाई की गई वन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर के विचार विमर्श के लिए बैठक रखी गई थी। इस बैठक में मान्य पार्षदों के द्वारा जो बोर्ड है, हमारा बोर्ड के द्वारा निर्णय पारित किया गया कि इसमें एक प्रस्ताव जो विकास कार्य संपूर्ण क्षेत्र में विकास कार्यों पर रोक के लिए भी वन विभाग के द्वारा लिखा गया एक पत्र प्रेषित किया गया है। तो उसमें एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा, जो आवश्यक जन सुविधाएं हैं वहाँ पर उनको बाधित ना हो, उस पर क्या आगे शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है, उस पर एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसके अतिरिक्त बोर्ड के द्वारा ये भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जो 12 राजस्व पूर्व में राजस्व ग्राम का पार्ट था, वर्तमान में नगर निगम में सम्मिलित है, तो उस क्षेत्र को डिफॉरेस्ट करते हुए इस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई हो शासन को मेयर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगी और भारत सरकार को प्रपोजल भेजेगी, ये तय हुआ है। और इसके अतिरिक्त तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या नगर निगम को इसमें पार्टी बनना चाहिए, तो क्योंकि उस क्षेत्र में कुछ नगर निगम की भूमि भी है और शासन के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इन 12 वार्डों को नगर निगम में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें सर्वसहमति से बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ के जो सीनियर अधिवक्ता है उनसे डिस्कस करके अगर वहाँ पर ये राय मिलती है नगर निगम को कि पार्टी बनना, तो नगर निगम इसमें पार्टी बनेगी। और कल यहाँ से माननीय महापौर और कुछ पार्षद गणों की कमेटी बनाई गई, वो कमेटी कल दिल्ली जाएगी। वहाँ पर डिस्कशन करने के बाद जो भी निर्देश वहाँ पर जो सीनियर अधिवक्ता होंगे उनके द्वारा जो दिया जाएगा, उसमें पार्टी बनने या अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के हैं, उनका कहना है कि जो SC का ऑर्डर है उसको हम पालन करेंगे। उसमें जैसे निगम जो प्रस्ताव भेजेगा शासन को, शासन में तो ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं लोग। देखिए, निगम का जो बोर्ड का जो निर्णय है वो उस निर्णय से शासन को अवगत कराएंगे, ये बोर्ड का निर्णय है और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो शासन स्तर पर होनी है। इसमें
किसके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। तो बस ये है कि आज जो बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया उसके क्रम में यहाँ से एक प्रस्ताव जाएगा कि इसको डिफॉरेस्ट करते हुए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए और इसको नगर निगम में विधिवत सम्मिलित किया जाए और इसमें जो टैक्सेस या जो अन्य चीजें हैं वो भी लागू किया जाए। शासन से अप्रूवल मिलने के बाद आगे कुछ होगा? हाँ, निश्चित रूप से इसमें तो अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी टैक्स वगैरह लेने के लिए या डिफॉरेस्ट के लिए जो भी होगा, शासन स्तर से जो भी निर्णय होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई होगी। रानी पोखरा थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आफ्ताब खान निवासी सिविल लाइन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी के साथ ही मुन्नी बेगम निवासी अलीगढ़ अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रानी पोखरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2025 को ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब जाकर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई सोने की अंगूठी बरामद हुई है। रानी पोखरा थाना प्रभारी विकेंद्र चौधरी की टीम फरार है, आरोपी की तलाश में जुटी है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में आज सुबह से ही कोहरे और शीतलहर के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। नेशनल हाईवे पर कोहरा ज्यादा होने के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु भी सर्दी के मौसम में लुत्फ उठा रहे हैं। चारों ओर कोहरे की सफेद चादर सी नजर आ रही है। आज रुड़की में संत शिरोमणि रविदास घाट पर सोशल मूवमेंट पार्टी एवं मानवाधिकार सुरक्षा संघ संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत की प्रथम शिक्षिका महिला माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती पर बड़े धूमधाम से उसे मनाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर गौतम ने बताया कि आज जयंती मनाने का उद्देश्य है कि माता सावित्रीबाई फुले के बलिदान एवं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और साथ ही वहीं संगठन के कार्यकर्ता आदित्य करण वालों के बताया कि माता सावित्रीबाई फुले वह सबसे अच्छी हैं जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया था। आज जो कार्यक्रम था मानव अधिकार सुरक्षा संघ की ओर से माता सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी है, शिक्षा की जोत जिन्होंने जलाई, उनका जन्म दिवस के उनके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ रुड़की नगर निगम के सामने रविदास घाट जिसका स्थान है और इसमें माता सावित्रीबाई फुले जी के जो विचार हैं और उनकी जो जीवन शैली है उसके बारे में यहाँ बताया गया और ये विचार गोष्ठी यहाँ पे रखी गई। इसका उद्देश्य था जो महापुरुष समाज में हुए हैं उनके जो जागरूकता है, जो उनके विचार हैं वो समाज तक पहुंचाए जाएं। ये संगठन मानवाधिकार सुरक्षा संघ का ये कार्य है और यही उद्देश्य था आज का कि जो माता सावित्रीबाई के जो
विचार है वो जन जन तक हम लोग पहुंचाएं। कार्यक्रम है सावित्री बाई फुले का जन्मदिन मनाया आज हम लोगों ने पार्टी की तरफ से। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है सावित्री बाई फुले का जन्मदिन पूरी रुड़की में किसी ने नहीं बनाया इस बार, जो बनाया गांव देहात में बनाया, लेकिन इस बार जो हमने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया है ताकि लोग जागरूक रहे और लोगों को महापुरुषों के बारे में पता चलता रहे कि सावित्री बाई फुले ने भी यहाँ पर कुछ काम किया है। प्रथम शिक्षिका रही है, प्रथम जो आज शिक्षा के द्वार है, जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है आज सावित्री बाई फुले की देन है। रामनगर कोतवाली में आज गर्व और सम्मान का माहौल देखने को मिला जब 5 हेड कांस्टेबलों को प्रमोशन की सौगात मिली है। इस अवसर पर आयोजित पीपिंग सेरेमनी में सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार ने सभी प्रमोट हुए कर्मियों को स्टार लगाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रमोशन पाने वाले पुलिस कर्मियों में सुभाष चौधरी, प्रकाश सनवाल, तालिब हुसैन और साथ ही महिमंत लोहिया और नसीम अहमद के नाम शामिल हैं। नववर्ष के मौके पर मिले इस प्रमोशन के साथ इन सभी को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इस दौरान सीओ रामनगर ने कहा कि कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ कार्य करने वाले कर्मियों को विभाग हमेशा आगे बढ़ने का अवसर देता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिन जिम्मेदारियों के साथ इन कर्मियों को प्रमोशन मिला है वह उसे निष्ठा और मेहनत से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और साथ ही पीपिंग सेरेमनी के दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने तालियों के साथ सभी को शुभकामनाएं दी हैं, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। टोटल जो है 5 जो हेड्स हैं उनका भी प्रमोशन हुआ है और मेरे और इंस्पेक्टर और जितनी भी टीम थी सबके द्वारा उनकी पीपिंग सेरेमनी की गई है। इसमें जो 5 जिनका प्रमोशन हुआ है उनका नाम है सुभाष चौधरी, दूसरा है प्रकाश सनवाल, तीसरे हैं तालिब हुसैन, चौथे हैं महिमंत लोहिया और 5वें हैं नसीम अहमद। इन 5 को नए वर्ष के साथ ही नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं और मैं आशा करूंगा कि जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं और जो स्टार्स लगे हैं उन पे वो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से कार्य भी करेंगे और सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग उठी है। हिंदुवादी नेता और गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने अन्य तीर्थ पुरोहितों के साथ प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। नितिन गौतम का कहना है कि अंग्रेजों के समय में भी नगर पालिका हरिद्वार में गैर हिंदुओं के हरिद्वार में ठहरने और व्यवसाय न करने को लेकर नियम था, इसलिए ये समय की मांग है कि आने वाले कुंभ में से पहले ही सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ के साथ सुरक्षित कुंभ के भी ये लिए बहुत जरूरी है। संगठन की ओर से मांग नहीं है, ये समस्त सनातनियों की, हमारे हरिद्वार क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त सनातनियों की डिमांड है और मैं उन्हीं की मांग को लेकर के यहाँ आया हूँ कि इस पूरे कुंभ क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध घोषित करा जाए, यह हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए, जिसके आधार पर हमारे होने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ पर धार्मिक आयोजन, उत्सव, हमारे तीर्थ की मान मर्यादा बनी रहे। अंग्रेजों के समय में कुछ वर्ष पहले, मतलब मेरे को लगता है कि लगभग 100 वर्ष पहले म्युनिसिपल बायलॉज का गठन हुआ और उस म्युनिसिपल बायलॉज के गठन के अंदर उस क्षेत्र को अहिंदुओं का प्रवेश निषेध करा, अहिंदुओं का निवास निषेध करा, तो निश्चित रूप से यह उस समय की भी आवश्यकता थी और यह आज की भी आवश्यकता है। और आज की आवश्यकता ये इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज वातावरण और ज़्यादा दूषित हो चुका है और ज़्यादा खराब हो चुका है। तो निश्चित रूप से हमारे कम से कम इस धार्मिक क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए और यहाँ पे जितने हमारे घाट हैं, जितने इन घाटों के ऊपर जो भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन सभी घाटों पे हमारे अहिंदुओं का प्रवेश घोषित क्षेत्र में प्रवेश निषेध होना चाहिए।
अंकिता भंडारी हत्याकांड वीआईपी प्रकरण को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। हरिद्वार में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़े पैदल मार्च निकाला है। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए हैं और हरीश रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कोर्ट की शरण लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या महेंद्र भट्ट सरकार को इतना लाचार बता रहे हैं कि सरकार एक नारी के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर सरकार ऐसा चाहती है तो हम जरूर विचार करेंगे। शिव मूर्ति चौक से हर की पौड़ी तक निकाली गई पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार एफआईआर तो सरकार करेगी ना। क्या महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी लाचार है? यदि वो कह दे हम लाचार हैं, हम कुछ सरकार कह दे कि हम लाचार हैं, हम एक नारी के सम्मान के लिए, बेटी के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर देखेंगे फिर क्या रास्ता है। और लोग कह रहे हैं कि ये गट्टू है कौन जो सरकार पर भारी पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं वीआईपी कौन है जिसको लेकर के आप पूरी सरकार दिल्ली देहरादून से दिल्ली तक मौन है। ये लोगों के सवाल है। अंकिता ने उनकी हत्या किए जाने से पहले जिस वीआईपी को विशेष सर्विस देने के लिए दबाव डालने की बात कही थी, अब वो नाम उछल करके फिर से सामने आया है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और हाई कोर्ट के सिटिंग या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो और जो अपराधी हैं वो कानून के शिकंजे में। सितारगंज नगर पालिका में बने पार्क में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आज मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे ग्राम गोठा में लंबे समय से चली आ रही उप स्वास्थ्य केंद्र एवं पुलिस चौकी की मांग को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी यह मांग आज पूरी हो गई है। आज सितारगंज नगर पालिका पार्क में आयोजित इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि तहसीलदार सितारगंज महोदय द्वारा हमें लिखित आश्वासन दिया गया है, जिसमें ग्राम गोठा में उप चिकित्सा केंद्र एवं चौकी स्थापित किए जाने की बात कही गई है। इस लिखित आश्वासन के बाद भीम आर्मी संगठन ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि आज से हमें धरना स्थगित कर रहे हैं और साथ ही हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी जनहित से जुड़ी मांगों को गंभीरता से सुना है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो लंबी वार्ता जो चली है, उस लंबी वार्ता में ये डिसीजन हमारा निकल के आया है कि ये 2 मांगों पर हमने कहा भाई कम से कम हमारी 2 मांगें आप दे दो, जिस आधार पर हम घर वापसी कर लें। लंबा समय हो गया तो उस पर इन्होंने पुलिस चौकी के लिए तुरंत वहाँ कोतवाल साहब भी उपस्थित थे, प्रशासन पुलिस का, और डीएम कार्यालय में बाकी प्रशासन उपस्थित था। उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि हॉस्पिटल के लिए हम 2 डॉक्टर की नियुक्ति, ये जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, 2 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। सप्ताह में 2-3 डॉक्टर वहाँ बैठेंगे और हमारे लोगों को चेकअप और जो भी उपचार की व्यवस्था होगी वहाँ सुनिश्चित करेंगे। दूसरा जो है पुलिस की परमानेंट वहाँ व्यवस्था रहेगी। पुलिस की जो भी ड्यूटी जहाँ निर्धारित जगह हम जो देंगे उस जगह पर पुलिस बराबर गश्त करेगी, वहाँ बैठेगी और वहाँ बराबर ड्यूटी देगी। इस बातों पे सहमति हमारी बनी है और ये लेटर हमको आदेश का ये एक लेटर प्राप्त हो गया है लिखित में। इस लेटर को पढ़ करके मैं आपके समक्ष रख दूँ। विषय लौका गोटा के 3 सूत्री मांग के संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज, पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज। उपरोक्त विषय श्री सत्येंद्र कुमार जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी उधम सिंह नगर उत्तराखंड द्वारा काफी समय से धरना दिया जा रहा था, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज को 3/1/26 को ज्ञापन दिया गया, जिसके द्वारा ग्राम लौका गोठा में चिकित्सा सुविधा दिए जाने, चौकी के लिए नियमित पुलिसिंग व्यवस्था किए जाने के संबंध में कहा गया। तदुपरांत ग्राम गोठा के 2 दिवस डॉक्टरों की नियुक्ति और पुलिस चौकी के लिए नियमित पुलिसिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर सहमति बनी है, जिस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज को निर्देशित किया जाता है कि वह 1 सप्ताह में 2 दिन ग्राम गोठा में मेडिकल टीम भेजकर ग्रामवासियों को चेकअप करते हुए मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए हुए ये निर्देश कर दिया गया है। और दूसरी बात है, श्री सत्येंद्र कुमार उपरोक्त ज्ञापन में अपराध की रोकथाम हेतु थाना पुलिस सितारगंज को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त क्रम में पुलिस ड्यूटी की उचित व्यवस्था ग्रामीणों से समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। ये आदेश की कॉपी हमको कल देर शाम हमें प्राप्त हो गई थी, इसको हमने प्राप्त कर लिया है।
और तो तीसरी मांग जो है हमारा जमीन का मालिकाना, जो बड़ा हमारे लिए मुद्दा था, उस बड़े मुद्दे पर हमको ये ऑप्शन मिला है कि हमने इनको 3 महीने का समय दे दिया है कि 3 महीने का समय आपको हम दे रहे हैं, आप 3 महीने में डिसीजन लीजिए और 4 महीने में ले लीजिए, लेकिन उसके बाद चुनाव भी नजदीक है, हम प्रभावित करेंगे सरकार को प्रभावित करेंगे हम। चुनाव हमारे सामने है, सरकार को जितना प्रयास हो सकेगा सरकार को प्रभावित करने का, वो हम सारा कदम अपने संगठन के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से, अपने ग्रामीणों के माध्यम से मिल करके सरकार को जो है जवाब देने का कार्य करेंगे। कानपुर नगर में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह द्वारा थाना कर्नलगंज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, कार्यालय, मालखाना, शासकागार, हवालात, अभिलेख एवं अन्य व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया। निरीक्षण के समय पुलिस उपायुक्त सेंट्रल द्वारा थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों, रजिस्ट्रों एवं अभिलेखीय कार्यों की जाँच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने थाने की सफाई, साफ सफाई, अभिलेखों के अद्यतन, जन सुनवाई की गुणवत्ता, महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली और शिकायतों की त्वरित व संवेदनशील निस्तारण तथा कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है। कानपुर में पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में जनपद के सरकारी एवं निजी चिकित्सकों के साथ समन्वय गोष्ठी पुलिस आयुक्त कानपुर नगर की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें जनपद के सरकारी एवं निजी चिकित्सक उपस्थित रहे। आज यहाँ पुलिस ऑफिस सभागार में माननीय सीपी सर द्वारा ये बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जो हमारे इस जनपद कानपुर में जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो निजी चिकित्सालय के हों, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो नर्सिंग होम के हों, सभी डॉक्टर्स को बुलाया गया था। एक समन्वय बैठक थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग सॉर्ट ऑफ थी, जिसमें सभी के जो स्टेक होल्डर्स थे, उनके जो इश्यूज़ थे, कॉमन कंसर्न्स थे, उन्होंने अपने अपने सामने रखे हैं। पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो रखी गई और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस डॉक्टर्स से हैं, उसके बारे में बात हुई है। और ये बेहतर समन्वय और तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया था। कुछ इश्यूज जो डॉक्टर्स ने जो हमारे सामने रखे हैं, जैसे जो FIRs हो जाती हैं डॉक्टर्स के ऊपर और उसमें जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर ध्यान देने की बात हुई है, प्लस जो ट्रैफिक का जो इश्यूज़ है उसके ऊपर बात हुई है। कुछ जो कॉमन कंसर्न्स थे हमने डॉक्टर्स के सामने रखे हैं। तो एक तरह से ये संवाद की जो प्रक्रिया है ये निरंतर चालू रहेगी। अभी जो कंसर्न्स थे वो हम लोगों ने उसको कॉग्निजेंस लिया है और आने वाले समय में उसके ऊपर काम करेंगे। इस तरह की बैठकें और भी आयोजित की जाएंगी। विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड ने हरजिंदर नगर से चकेरी चौकी तक ओवरलोड, ओवरहेड, LDA और साथ ही HT लाइनों की भूमिगत कराने का शुभारंभ उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया है। आपको बता दें, कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड ने आज हरजिंदर नगर के चकेरी चौकी तक ओवरहेड, LTA, HT लाइनों की भूमिगत कराने का शुभारंभ उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लाल बंगला हमारा जन्म स्थान है, यहाँ हमारा कर्म क्षेत्र भी है। आज हरजिंदर नगर से लाल बंगला पुलिस चौकी तक भूमिगत विद्युत लाइनों का कार्य लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस कार्य को रोकने में 3 माह का समय लगेगा। कानपुर नगर में गुमटी के बाद यह दूसरा भूमिगत केबल का कार्य किया जाएगा और साथ ही लाल बंगला बाजार बहुत घना बाजार होता है, इसमें कोई हादसा ना हो सके, इसलिए भूमिगत केबल लाइन से व्यापारियों को फायदा होगा। इसमें प्रमुख रूप से आपको बता दें, कैस्को के प्रबंधन और निदेशक सैमवाल जी, PK सिंह, सुरेंद्र अवस्थी, BD राय, राजू जायसवाल, अशोक मेंबर, सोनू बाबू, सुमित बागवान और दिनेश शास्त्री, सुशील गुप्ता, बलवीर सिंह, विजय तिवारी, डॉक्टर KK शुक्ला आदि मौजूद रहे। लाल बंगला बाजार बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे ग्राहक बंधु आते हैं। लाल बंगला बाजार बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ पर तारें जो पूरे शहर के अंतर्गत जिस प्रकार से बिछी हुई हैं वैसे यहाँ भी बिछी हुई हैं पुराने समय से, और हाई टेंशन वायर्स हैं।
तो लेकिन यहाँ पर सारे की सारी तारें अंडरग्राउंड हो जाएं, इसके लिए मैं काफ़ी समय से मेरा प्रयास था, मेरी सोच थी, लेकिन उसके लिए हमने पैसा सेंक्शन करवाया और केस्को ने आज उस काम को शुरुआत करी है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए का ये काम है और लगभग पूरे क्षेत्र के अंतर्गत, बाजार के क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी की सारी लाइनें अंडरग्राउंड होंगी, जिससे लाल बंगला बाजार सुंदर भी होगा और लोगों की सुरक्षा भी होगी कि किसी प्रकार का कोई बिजली से कोई एक्सीडेंट ना हो और एक बिजली चोरी भी रुकेगी। सारी बातें इसमें डिपार्टमेंट का भी फायदा है और व्यापारियों का भी फायदा, सभी लोगों का फायदा है और जिस समय सभी लोगों का फायदा होता है उसी समय हम प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मैं इस नए काम के लिए केस्को के एमडी श्री सैमुअल जी को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और लाल बंगले व्यापारियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सारे व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे भारत भैया जो एक संरक्षक के रूप में है वो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पार्टी के लोग सब लोग उपस्थित हैं। सब लोग मिलकर इस विकास में अपना योगदान देंगे, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। 4 महीने का काम है, 4 महीने के अंदर ये रामा नगर चौराहे से पुलिस चौकी चौराहे। कानपुर नगर में श्री विनायक स्कूल विनायकपुर कानपुर में डिजिटल साइबर फ्रॉड को लेकर विकास सिंह भोले द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर नीरज सिंह, राज बहादुर सिंह, दिनेश त्रिवेदी और साथ ही दूरिका नाथ सिंह, मंडल महामंत्री गौरव श्रीवास्तव, युवराज ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। आज यहाँ बैठक की गई है, इसमें क्या कहना चाहिए, किस चर्चा बैठक की गई? देखिए, स्वामी विवेकानंद हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। महाभारत और भारतीय संस्कृति को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। हम सब युवा दिवस के रूप में उसको बनाने का काम करते हैं। मैं चूंकि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं और विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेके काम करती है, तो मेरी एक स्वामी विवेकानंद युवा समिति भी है, जिसके तहत 12 जनवरी को लाजपत भवन में साइबर अपराध के खिलाफ और ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक जो है गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को नशे से और अपराध से दूर रखने के लिए और अगर कहीं मान लीजिए साइबर में गलती से हम कोई चीज में फंस गए हैं तो उससे कैसे बचाव हो, ये उस वर्कशॉप का उद्देश्य है। और इसीलिए आज ये गीता नगर मंडल में बैठक रखी गई है कि हम सब लोग अधिक से अधिक संख्या में 12 जनवरी को लाजपत भवन मोती झील पहुंचे और एक्सपर्ट के माध्यम से साइबर अपराध के खिलाफ खड़े हो सके, ये व्यवस्था। जनपद बदायूं में 31 दिसंबर को हत्या से वांछित चल रहे बदमाश को पुलिस ने मारी गोली। पुलिस मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली, दूसरे ने किया आत्मसमर्पण। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 अदद 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से बदमाश ने किए थे फायर। पुलिस पार्टी द्वारा नियम अनुसार घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षा फायरिंग शुरू की गई है। आकाश पुत्र मटरू निवासी कुडरा खरसाई थाना दातागंज ने स्वयं किया आत्मसमर्पण और साथ ही मुजरिया थाना क्षेत्र के बगुला नगला जाने वाले रास्ते पर हुई है मुठभेड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बदायूं के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 3 जनवरी को मुजरिया थाना पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 31 दिसंबर को जो हत्या हुई थी उसके वांछित अभियुक्तगण बित्रोई रोड पर हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं और उनके पास अवैध असले भी हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके क्रम में अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम धूम सिंह बताया और उसके साथ ही दूसरे साथी को गिरफ्तार किया गया, उसका नाम आकाश है। इनके पास से एक अवैध तमंचा और कार्टेज बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
खबर वाराणसी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज परिवार सहित काशी पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाबा काल भैरव के दरबार में विधि विधान से दर्शन पूजन किया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के चरणों में माथा टेक कर हाजिरी लगाई और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में और आसपास सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मुस्तैदी रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे। बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेशवासियों को। वर्ष 2026 की बधाइयाँ। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सबको मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना अमरोहा नगर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 315 बोर का 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 12 बोर का 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बताते चले थाना अमरोहा नगर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पहला अभियुक्त थाना अमरोहा नगर मोहल्ला रेता निवासी मुजम्मिल पुत्र अफसर को 315 बोर का 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरा भोला उर्फ नसरुद्दीन पुत्र नन्हे निवासी थाना अमरोहा नगर के कब्जे से 12 बोर का 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर वाराणसी से है, जहां मुख्यमंत्री ने शीतलहर में ठिठुरते हुए गरीब असहायों को कंबल एवं भोजन देकर राहत पहुंचाई है। रैन बसेरों में बिस्तर एवं अलाव आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा और साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के दृष्टिगत दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। सीएम योगी ने बाबा काल भैरव एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण शीतलहर की ठंड से ठिठुरते लोगों को राहत पहुंचाते हुए उन्हें कंबल एवं भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए हैं और उनकी कुशल छेम पूछी है। छोटे बच्चों को उन्होंने चॉकलेट दी और तो बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने लोगों से कहा है कि ठंड में उन्हें बाहर सड़क पर खुलेआम आसमान के नीचे कतई ना सुलाएं और साथ ही रैन बसेरे आप ही लोगों के लिए बनवाए गए हैं। उन्होंने रैन बसेरों में शरण लेने से लोगों को व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दिलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अत्यधिक ठंड के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति रात्रि में सड़क के किनारे अथवा खुलेआम न रहने पाए। इससे गरीब एवं असहाय लोगों को रैन बसेरों में राहत के लिए कहा जाए। और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र राय, विधायक सौरभ श्रीवास्तव आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मित्रों, बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संसदीय सीट में अविनाशी काशी में मुझे एक बार फिर से काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ पे काशी की चल रही विकास की परियोजनाओं की समीक्षा, उनका निरीक्षण भी यहाँ पर आज हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट। खबर चंदौली से है, जहां पतंग लूटने के चक्कर में मासूम की जान बाल बाल बची। 14 वर्षीय किशोर मालगाड़ी के नीचे आने से चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया। आपको बता दें, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटरी पर लेट गया किशोर, ऊपर से गुजर गई पूरी की पूरी मालगाड़ी। बालक को कहीं नहीं आई एक भी खरोच। मौके पर मौजूद लोग रह गए हक्के बक्के। लोगों ने डांट फटकार कर किशोर को मौके से हटाया। रेलवे ट्रैक के पास बच्चों की लापरवाही पर फिर उठे हैं सवाल। सैयद राजा रेलवे स्टेशन के पास हुए रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा।
श्रावस्ती से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज की लालच ने एक और विवाहिता की जिंदगी छीन ली है। दहेज लोभियों की क्रूरता का शिकार हुई 22 वर्षीय शकीना, जो 3 माह की मासूम बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई है। आरोप है कि ससुराल पक्ष की लगातार प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के विशुनापुर गाँव का है। यहाँ 22 वर्षीय शकीना को शुक्रवार देर शाम संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसकी परिजनों के मुताबिक शकीना की शादी पास के गाँव बरगदवा में हुई है। शादी के कुछ समय बाद से ही वहां ससुराल पक्ष दहेज को लेकर उस पर लगातार दबाव और प्रताड़ना बना रहा था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति द्वारा शकीना के साथ मारपीट की जाती थी और साथ ही मौत के बाद सोशल मीडिया पर शकीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दर्द से कहाराहती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। जी शमशाद, बिशनापुर, पवलिया, जिला श्रावस्ती, सिरसिया थाना। मेरी बहन को जो है ले जाके बहला फुसला के उसके हाथ में जितना रकम था 1,93,000 रुपया, 5 थान जेवर, वो ले जाके हड़प कर लिया। फिर उसके बाद में उसको मार के भगा रहा था, जिसे हम नहीं रखेंगे, हम दोबारा शादी करेंगे, दोबारा हम जो है गुजर बसर नहीं करेंगे तुम्हारा। वो उसको मारा पीटा सर। एक बार मैं दरखास्त लेके गया, उस दरखास्त से कुछ नहीं हो। फिर मैंने जब दोबारा 29 दिसंबर को मैंने दरखास्त दिया, उसमें दरोगा जी ने मुकदमा लिखे, इंचार्ज साहब ने। मुकदमे के बाद यहाँ पे जैसे पूरे सीओ आए, सीएम आए, अधिकारी गए, वहाँ से 100 लेके आए मेरे घर से। कौन मारा पीटा है, क्या नाम है उनका और कहाँ रहते हैं? लिल्लाही मारा है, वो लिल्लाही की पत्नी मारा है, इरशाद मारा है, और उसका भाई ने मारा, उसका बहन ने मारा। ये सब पूरे घर वाले मिलके उसको पंप से और भैंस के खूंटा से उसको मारे, ऐसी जायदाद के लिए जैसे कि जब हम नहीं रखेंगे। बदायूं के जाफरपुर थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के गांव में रहने वाली वीर बहादुर पुत्र प्रहलाद सिंह की नाबालिग पुत्री शिवानी 16 वर्षीय की हत्या और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वीर बहादुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी को 28 नवंबर 2025 को स्कूल से अपहरण कर लिया गया था और उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई। वीर बहादुर ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को अनमोल पुत्र सुदेश, रोबिन पुत्र विजेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने मिलकर अपहरण किया था और नोएडा में एक मकान में ले जाकर नशीली दवाई खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 5 दिसंबर 2025 को उनकी बेटी की हालत खराब होने पर उसे आशीर्वाद क्लिनिक खोड़ा ले जाया गया है, जहां से उसकी हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल संभल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। वीर बहादुर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की है और केवल एक आरोपी अनमोल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आईजी और साथ ही एसएसपी बदायूं को भी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रोजाना की तरह लड़की स्कूल गई थी, सरस्वती शिशु मंदिर, हनुमानगढ़ी, चंदोसी, जहाँ बाद में मतलब जो है छुट्टी के दौरान हमें देखा तो लड़की घर नहीं आने पर हमने सूचना देखी तो इधर उधर घूमे, लेकिन हमें पता चला कि हमारे ही गांव के रोबिन पुत्र सुदेश, वो अनमोल पुत्र सुदेश और रोबिन पुत्र विजेंद्र, ये दोनों लड़के लड़की को अपहरण करके ले गए थे। तो उसके बाद फिर हमने थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखाना चाही, लेकिन थाने पर हमने ये कह दिया कि 2 दिन बाद देखते हैं कि चलो पहले पूछताछ कर लो इधर उधर। हमने बहुतेरी करी, लेकिन 2 दिन बाद हमारी 28 तारीख में हमारी रिपोर्ट लिखी गई थी। सिद्धार्थनगर जिले में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बेखौफ चोर आए दिन घटनाओं को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं, जिससे आमजन में दहशत का माहौल व्याप्त है। ताजा मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के सिकहारा गांव का है, जहां चोरों ने एक ही रात 2 घरों को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए की जेवरात और 15,000 रुपए नगद पर हाथ पर साफ किया है। और साथ ही पीड़ितों का आरोप है कि वारदात के बाद जब ग्रामीणों ने चोरों को पीछा करने की कोशिश की उनकी, तो बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया है। लगातार हो रही चोरिंग और फायरिंग की घटनाओं से ग्रामीण सदमे हुए हैं, सदमे में, और साथ ही वही पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बरकरार है। चाची का नाम आपका, कहाँ रहते? हमारा नाम किसलावती भैया। कहाँ रहते? सिकहारा। तो रात में आपके यहाँ चोरी भय? हाँ भैया, चोरी भय कैसे पता? भैया सोए गए रात में, सोए के बाद में बगल में चोरी भा, और बाद हल्ला भय, तब इन्हें जगाई थे, नहू जागे गए दौड़ा दौड़ा देखिन। अब ओकरे बाद कहें चलो अपन घर देख लिया जाए। अब पीछे गए तो पूरा दरवाजा हमार खुला,
और ओकरे बाद में जब देखा गया तो वैसे हमरे गिर गया। तब फिर बाद में फोन लगाए घर पे अपने देवर के लगे, तो सब लोग आए, तब देखा गया कुछ सारा सामान गायब हमार। कहाँ रखा रहा सामान? हमारे पेटी में रखा रहा, और बड़ी पेटी छोटी पेटी उसमें रखा रहा, सारा तोड़ ताड़ के सब निकाल लिए। कहाँ गायब? तो आपका क्या नाम है, कहाँ रहते? मोहम्मद शकील, शिकारा कोड़ा। तो आपके घर में चोरी हुई है, कैसे हुई है, क्या मामला पूरा? चोरी ऐसे हुई कि मैं बाहर सोया था कमरे में, उसके बाद में एक लड़का मेरा, दो लड़के मेरे ऊपर सो रहे हैं, तो एक लड़का बोला कि बगल वाले लड़के को फ़ोन किया कि भाई मेरा दरवाज़ा खोल दो, बाहर से बंद है। फिर वो जब खोलने लगा तो वो बोलता है मेरा भी दरवाज़ा बंद है। फिर वो लड़की मुझे फ़ोन की कि बाहर अब्बा हम लोग का दरवाज़ा बंद है। तो मैं बाहर अपना दरवाज़ा खोल के निकला तो मेरा दरवाज़ा नहीं बंद था। फिर मैं भाई को अपनी जगाने तो उनका भी दरवाज़ा बंद था। फिर मैं बगल में गया तो एक मतलब खिड़की है, तो वहाँ खिड़की पूरा बंद था। फिर मैं मेरा लड़का ऊपर खिड़की का स्लाइडिंग खोल के बोलने लगा कि अब्बा वो उत्तर तरफ मतलब कूद रहे हैं। तो मैं जब दक्षिण तरफ कूद रहे हैं, तो मैं जब दक्षिण तरफ आया इतने में लोग 4 लोग कूद के निकल गए, और उसके 10 कदम दूरी मेरी औरत खड़ी थी, मतलब चिल्लाती रह गई। फिर मैं दौड़ाते चला गया उसके पीछे पीछे। फिर उन्होंने एक फायरिंग किया, पहले किया। फिर मैं रोड पे जब गया तो दूसरा फायरिंग उन्होंने किया। फिर मैंने लौट आया। फिर लौट के जब आया तो देखा तो मतलब एक हार था, एक झाला और अंगूठी, बाली, डिस्को, ये सब। हाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा बब्बू है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। आपके गांव में रात में चोरी हुई है, क्या मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो सबको ये जानकारी रात में पूरे गांव को वालों को तो हो ही नहीं पाई, इसलिए कि रोड पे मकान इनका रोड साइड में है। गांव के पूरब लोग जो थे उनको जानकारी नहीं हुई, जिनको जानकारी हुई रात में आए, लेकिन तब तक ये हादसा नहीं डकैती हुई है। और लबे रोड पे जो पुलिस का गश्त यहाँ बराबर बेवा चौराहे से डुमरिया की तरफ 112 की टीम चलती रही थी, उसके बावजूद में भी पूरी डकैती हुई है, फायरिंग हुई। और तनहा जो घर के जिम्मेदार थे वो पीछे दौड़ते रहे, लेकिन जब फायर हुआ तो वो दहशत में आ गए और बहुत बड़ी डकैती, इनके तमाम जेवरात, नकदी, कुछ पैसे थे, बहुत बड़ी क्षति हुई है इनकी। तो कितने राउंड फायरिंग किया उन्होंने? मेरे ख्याल से जो जानकारी दिन में उजाले में जब सुबह गांव के लोग तमाम जिम्मेदार यहाँ पहुंचे, उस तरफ गए देखने के लिए, तो वहाँ एक कारतूस का खोखा मिला और उनसे जानकारी की गई, शकील जो घर के जिम्मेदार है, कि 2 फायरिंग की गई और एक कारतूस वहाँ जो फायर कर चुके थे उसका खोखा मिला। कितना बड़ा चैलेंज पुलिस को ये लोग दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि आए दिन ये अप्रिय घटना होती रही। डुमरियागंज से चाहे ले लीजिए, चाहे आपके और ये पत्रकार आपके मेरे पड़ोस के रहने वाले असगर जमील साहब हल्लौर का मामला ले लीजिए, तमाम घटनाएं आए दिन। और ये सिकारा का ये पहली मर्तबा इस गांव में, इस इलाके में इतनी बड़ी घटना हुई है जिसकी निंदा करना बहुत ही कम होगी मेरे ख्याल से। खबर सोनभद्र से है, जहां 30 घंटे के भीतर जघन्य अपराध का ओबरा पुलिस ने खुलासा किया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 3 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। पॉक्सो व SC/ST एक्ट के 3 वांछित अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुए। खबर सोनभद्र से है, जहां पर मुख्य अभियुक्त पप्पू उर्फ बिंदु यादव समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। बीते 30 दिसंबर को नाबालिग को पहाड़ी पर ले जाकर आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम और साथ ही एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला किया था। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र में हुई है ये मुठभेड़, जहां पर अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस और साथ ही नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो व SC/ST एक्ट के 3 वांछित अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं और 30 घंटे के अंदर पुलिस ने जघन्य अपराध को ओबरा पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पूरी खबर सोनभद्र से है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान और साथ ही 30 घंटे के भीतर जघन्य अपराध को ओबरा पुलिस ने खुलासा करते हुए पुलिस के साथ आपको बता दें मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त के पैर में गोली भी लगी है, जिसे की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और साथ ही घायल अभियुक्त को